Hello student, today we will discuss about the unordered list in the HTML text. So let us start. Unordered list, इस लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार के टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब एक मेन हेडिंग होगी और उस मेन हेडिंग के अंदर उसके एलिमेंट होंगे, फिर हम वापस से सब हेडिंग पे आएंगे, सब हेडिंग में फिर उसके कुछ एलिमेंट होंगे, फिर उसके बाद हम मेन हेडिंग पे आएंगे, फिर उसके कुछ एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार की जब भी लिस्ट हमें प्रिपेयर करना होती है तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करने के लिए हमें यूएल टैग का यूज़ करना होता है। इस यूएल टैग का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको एल टैग के साथ लिखा जाता है। एल का मतलब होता है लिस्ट और यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब भी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना हो और उसके एलिमेंट लिखना हो तो हमें सबसे पहले यूएल टैग का यूज़ करना होता है। और यूएल टैग के अंदर हमें हर एलिमेंट के लिए एल टैग का यूज़ करना होता है। जैसे आप यहाँ पे साइड में एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें जो ड्रिंक जो वर्ड है, जो यहाँ पर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला एलिमेंट लिखा है, उसकी सब हेडिंग टी और कॉफ़ी है। फिर एक मेन हमारे पास हेडिंग हो गई फ्रूट, उसकी सब हेडिंग हो गई एप्पल और मैंगो। इस प्रकार से अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना चाहते हैं, अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे नंबरिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई ABCD नहीं होगा, यहाँ पे सब एक पर्टिकुलर बुलेट के अंडर में सारी हेडिंग होगी, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। तो जब भी हम लोग इस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हैं हमें अनऑर्डर्ड टैग का यूज़ या यूएल टैग का यूज़ करना पड़ता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यूएल टैग के अंदर हमेशा एक बुलेट के तौर पर ब्लैक डॉट आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका शेप बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एट्रीब्यूट देना होता है। तो देखिए अपन देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। इसमें हम एट्रीब्यूट एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि हमें एट्रीब्यूट जो बुलेट है वो क्या देना है, डिस्क टाइप का देना है, स्क्वायर शेप का देना है, सर्कल शेप का देना है। ये बुलेट जो होते हैं ये हमें हमारी लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उनके आगे दिखाई देते हैं। अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पर ये आउटपुट है, हम आउटपुट देख के समझ सकते हैं कि हमें इसके लिए इनपुट क्या देना होगा। तो सबसे पहले ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए हम लोग यूएल टैग के अंदर इसको लिखेंगे और यूएल टैग का क्लोजिंग भी हम हाथ लगा देंगे और सारी जो कोडिंग होगी वो इन दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंडर में होगी। अब यूएल टैग का जो पहला एलिमेंट है वो ड्रिंक है, तो अपन ने एल के साथ ड्रिंक लिखा। अब इसकी वापस से सब हेडिंग देना है हमें, तो वापस यहाँ पे लिखेंगे यूएल टाइप और यहाँ पे हमने टाइप लिख दिया स्क्वायर। ऊपर जो यूएल लिखा था उसमें हमने टाइप मेंशन नहीं किया था, तो वहाँ पर टाइप मेंशन नहीं करने से क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्कुलर जो बुलेट होता है वो आ जाता है। और अगर आप उसका टाइप देना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे लिख दिया टाइप स्क्वायर, तो टी और कॉफ़ी के आगे स्क्वायर शेप के बुलेट आ गए, जबकि यहाँ पे सर्कुलर डॉट वाला जो बुलेट है वो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब जो टी और कॉफ़ी है वो भी एलिमेंट है, तो उनके आगे भी आपको एल लिखना होगा। अब ये वाला जो टैग है ये यहाँ पे यूएल ख़त्म हो गया। ये जो टैग ख़त्म हुआ ये ड्रिंक के अंडर में था, तो उसको ड्रिंक के अंडर में ही क्या किया गया, क्लोज किया गया। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फ्रूट है। अब फ्रूट वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले यूएल के लिए एलिमेंट है, इसलिए इसके आगे एल लिखा है। अब ये फ्रूट हेडिंग हो जाएगा बाकी के दो एप्पल और मैंगो वाले दो एलिमेंट के लिए। अब जब यहाँ पे ये हेडिंग हो जाएगा तो उस कंडीशन में एल और मैंगो के आगे भी क्या लिखा जाएगा, एल टैग लिखा जाएगा। और जब ये एल टैग लिखा जाता है और यहाँ पे भी हमने यूएल का टाइप क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एप्पल और मैंगो के आगे स्क्वायर शेप के बुलेट्स आ जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे यूएल टैग क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और फाइनली यूएल टैग को जो ऊपर से यूएल टैग चल रहा था उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं और इस प्रकार का जो हमें स्ट्रक्चर हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर किसी कंटेंट के फॉर्म में चाहिए होता है वो हम लोग यूज़ कर पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं OL ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी हमने जो देखा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट था और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मतलब है दोनों ये लिस्ट के ही टाइप, लेकिन वहाँ पे बुलेट और स्क्वायर शेप के बुलेट इनका यूज़ हो रहा था, मतलब उनकी कोई ऑर्डरिंग नहीं थी। यहाँ पर ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जो हेडिंग है उनको या तो ABCD असाइन करेंगे या उनके आगे नंबरिंग करेंगे या उनके आगे रोमन नंबर्स लिखेंगे। और रोमन नंबर लिखने से या ABCD लिखने से या 1 2 3 लिखने से क्या होता है कि इनकी ऑर्डरिंग फिक्स हो जाती है। और जब इनकी ऑर्डरिंग फिक्स हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग OL अगर यूज़ कर रहे हैं टैग, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट लेंगे उनके आगे ऑर्डर होंगे। और लिखने का तरीका वही है जैसा वहाँ पर था,
वहाँ पे हम लोग यूएल लिखते थे, यहाँ पे हम ओएल लिखेंगे। अब ओएल में हमने इसका टाइप दे दिया ए, तो अगर इसका टाइप एक बार हमें देने की ज़रूरत होती है ए, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो बी हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट सी हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट डी हो जाएगा। तो आपको अगर आपने इसका टाइप ए दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ए ले लेगा और नेक्स्ट टाइम में ये बी ले लेगा। फिर ओएल के अंदर हो जाता है एल आई क्या हो जाएगा, एक वो एलिमेंट हो जाएगा जो ड्रिंक के लिए हमने जो फर्स्ट हमारा मेन हेडिंग है, फिर उसके अंदर ओएल लिखेंगे, टी और कॉफ़ी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो नंबर लिए जाते हैं या जो बुलेट्स आते हैं, बुलेट्स के तौर पे जो ऑर्डरिंग आती है वो 1 और 2 से आती है। अगर आप उसके टाइप को बदलना चाहते हैं कैपिटल ए तो कैपिटल ए देना पड़ेगा, स्मॉल ए चाहते हैं तो स्मॉल ए देना पड़ेगा, और ओएल टैग हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एल आई टैग तो मतलब ये नेक्स्ट एलिमेंट को शो कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर फिर हेडिंग है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक हेडिंग है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट यूज़ कर रहे हैं। फिर इसमें हमने टाइप दिया रोमन टाइप का, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट आ जाएगा वो रोमन टाइप में आ जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो मैंगो, वो आपका रोमन सेकंड नंबर में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने ओएल को बंद कर दिया, और फाइनली ये वाला जो ओएल क्लोज हो रहा है ये ऊपर वाला ओएल का क्लोजिंग टैग है। तो इस प्रकार से हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल्स। जब हम लोग HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कितनी बार हमें उसमें टेबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंटेंट लिख पाते हैं, क्योंकि कितने ही कंटेंट ऐसे होते हैं जो बिना टेबल के नहीं लिखे जा सकते। तो टेबल अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें टेबल टैग यूज़ करना होता है, और टेबल टैग यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके अंडर में और भी बहुत सारे टैग होते हैं। टेबल्स आर यूजफुल टू डिस्प्ले डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल्स को हम लोग जनरली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो डेटा है उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर पाएँ, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है और इजीली उसको समझा जा सकता है। द फॉलोइंग कोर टैग्स आर यूज टू क्रिएट टेबल। ये कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक जो मेन टैग्स है जो टेबल टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनको लिखा गया है। सबसे पहला होता है टेबल टैग। ये टेबल के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। उसके बाद होता है टीआर टैग, ये टेबल रो को डिफाइन करता है। फिर टीडी टैग होता है जो टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर टीएच टैग होता है जो कॉलम हेडर को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग क्या करता है, टेबल के कैप्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आना चाहिए कि टेबल टैग के अंदर भी बहुत सारे टैग होते हैं, जिसमें से टीआर टीडी टीएच बहुत यूज़फुल है। इसके बिना आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये टैग जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और वाइवा के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि टीआर टैग क्या करता है या टीडी टैग क्या करता है। तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि जो टीआर टैग होता है वो रो को डिफाइन करने का काम करता है। टीडी टैग जो होता है वो टेबल डेटा को डिफाइन करता है। टीएच टैग जो होता है वो हेडर को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए ये टेबल नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई है। इस टेबल को अगर मुझे क्रिएट करना है तो इस टेबल में जो ऊपर स्टूडेंट डिटेल लिखी है कैप्शन कहलाएगा। मतलब आपको टेबल का अगर कुछ नाम देना है तो उसको आपको कैप्शन वाले टैग के अंदर देना होगा। फिर इस टेबल के अंदर जो हेडिंग्स है, जो कॉलम है हेडर है, टेबल के अंदर जो हेडिंग्स है जैसे नेम, एज और क्लास, ये हेडिंग्स कॉलम हेडर कहलाती है। और इन हेडर्स को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कॉलम को डिफाइन कर सकें। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट रो देख पा रहे हैं, अजय, उसकी एज 14 है और क्लास 9 है। तो ये अपने आप में कंप्लीट रो है। इस रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल रो का टैग यूज़ करना होता है, और इसके अंदर की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें टेबल डेटा मतलब टीडी टैग का यूज़ करना होता है। तो अपन अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि एक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे उसके अंदर डेटा को इंसर्ट किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल भी है और टेबल भी है। हमें आउटपुट के तौर पे ये टेबल चाहिए जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। और अब अगर इस स्लाइड को इस टेबल को अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो टेबल टैग यूज़ करना होगा। तो स्टार्टिंग देखिए टेबल से हो रही है और इसका क्लोजिंग टैग भी टेबल होगा। फिर टेबल के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है बॉर्डर 3, मतलब इस टेबल की जो बाउंड्री है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 3 पॉइंट की होगी। फिर इस टेबल का हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग देने के लिए हमें टेबल टैग के अंदर ही कैप्शंस लिखना होगा
और वो कैप्शंस को हमने क्या कर रखा है, बी टैग का यूज़ करते हुए लिखा है। बी टैग का यूज़ करने से क्या होता है कि जो कैप्शन होता है वो बोल्ड हो जाता है, और बोल्ड हो जाता है तो वो हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। अब उसके बाद हम लोग फर्स्ट यहाँ पर रो यूज़ करेंगे, और फर्स्ट रो में हमें क्या देना है, हेडर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TR, और TR का क्लोजिंग, मतलब अगर आपको कोई एक कंप्लीट रो लिखना है तो एक कंप्लीट रो के लिए आपको TR टैग यूज़ करना होता है, और उसका क्लोजिंग टैग भी आपको लिखना होता है, ताकि जो कंपाइलर है वो समझ पाए कि यहाँ पे जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब TR का मतलब होता है टेबल रो। फर्स्ट रो में हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेडर, तो TH मतलब टेबल हेडर, ये हो जाएगा नेम, TH क्लोज, फिर TH एज, TH क्लोज, फिर TH क्लास, ये भी क्लोज, और इस प्रकार से TH यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये 3 हेडर हो जाएंगे। ये 3 हेडर होने का मतलब है, और TR क्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रो के अंदर टोटल 3 कॉलम है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है। जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे नेम, एज और क्लास दी, उसी ऑर्डर में आपको नेम और उनकी एज और उनकी क्लास के वैल्यू डालना होगी। अब जो सेकंड रो है वो बनाने के लिए हम वापस से टेबल रो वाला टैग यूज़ करेंगे, और इसके अंदर अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो TD टैग यूज़ करेंगे। TD टैग से क्या होगा, वैल्यू इंसर्ट होगी, और जो अजय नाम है वो नेम वाले हेडर के अंडर में जाएगा, और जो 14 है वो एज वाले कॉलम के अंडर में जाएगा, और जो 9 है वो क्लास वाले कॉलम के अंडर में जाएगा, और फिर हम लोग वापस से TR को क्लोज कर देंगे। फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करना है, तो नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए फिर आपको TR को ओपन करना होगा। फिर TD, उसके अंदर टेबल डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग TD जो टैग है उसका यूज़ करेंगे, और यहाँ लिखेंगे अमित, फिर TD 12, फिर TD 7, और इस प्रकार से TR क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इसके क्लोज होने के बाद फाइनली हम टेबल को क्लोज कर देंगे, और टेबल को क्लोज करने से हमें एक कंप्लीट टेबल मिलेगी जो कि हमारे लिए आउटपुट का काम करेगी। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल सी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के बहुत सारे टाइप होते हैं, आप लोग जैसा ऑर्डर चाहे, जैसा उसका शेप चाहे, जैसा उसका डिज़ाइन चाहे, आप बदल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना होगा, जिससे आप लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर इजीली क्रिएट कर पाएंगे। अब ये कुछ टेबल्स के एट्रीब्यूट्स है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आप लोग टेबल के लिए अलग अलग डिज़ाइन, शेप, कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेंगे, और अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स मेंशन किए गए। इसमें से आपको ये एट्रीब्यूट याद होना चाहिए, और अगर आप कोई प्रॉपर एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो एट्रीब्यूट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ लिखे हुए आ जाते हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत उस कंडीशन में नहीं होती। लेकिन अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे कोई वेब पेज बना रहे हैं, तो उस वेब पेज पे बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये एट्रीब्यूट याद रखना होता है, और इन एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए आपको ये याद होंगे तो ही आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर पाएंगे। जैसे पहला एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका जो पीछे का कलर है, वेब पेज का पीछे, सॉरी टेबल के जो पीछे का कलर है उसको चेंज, उसके कलर को, या वहाँ की, सॉरी बैकग्राउंड जो होता है कलर के लिए नहीं होता, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए होता है। यहाँ पे गलत लिखा है, कलर नहीं आना चाहिए, यहाँ बैकग्राउंड जो इमेज है उसको चेंज करने में काम आता है। फिर बीजी कलर जो एट्रीब्यूट होता है वो पीछे के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। फिर बॉर्डर, अभी हमने पीछे वाले जो एग्जांपल था उसमें देखा था कि हमने टेबल की बॉर्डर दी हुई थी, वो टेबल की बॉर्डर देने से क्या फ़ायदा हुआ था कि बॉर्डर की थिकनेस वहाँ से डिफाइन होती है। देन बॉर्डर कलर, आप चाहे तो बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हैं। जैसे ये पूरे जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक टेबल के अंदर पूरा डेटा लिखा हुआ है, और जो टेबल का कलर है वो कैसा है, लाइट पीच कलर का है, सॉरी डार्क पीच कलर का है, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो लाइट पीच है। इसका जो हेडर है उसमें एट्रीब्यूट और वैल्यू और डिस्क्रिप्शन लिखा है, और हेडर का कलर बदला हुआ है, पीछे वॉयलेट कलर है, और ये जो लाइन है इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, ये जो वर्टिकल लाइन है इनकी थिकनेस कम है, और ये जो ऊपर की हेडिंग है, ऊपर वाली जो लाइन है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बॉर्डर के कलर को, बॉर्डर की थिकनेस को बदल सकते हैं, और अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। फ्रेम जो होती है, ये आपके जो टेबल का बॉर्डर होता है उसका डिज़ाइन होता है। अलग अलग टाइप की फ्रेम हम लोग हमारी टेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये अलग अलग ऑप्शन जो है एट्रीब्यूट में रखकर चेक करना होंगे कि किस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी से कौन सी टेबल आपको सामने दिखाई देती है।
रूल्स अगर आप लोग डालना चाहें तो ये ऑल कॉलम्स रोज एंड नन, ये जो होते हैं ये बॉर्डर के इनसाइड एजेस को डिफाइन करते हैं, जो कि आपको ऐसी कटी हुई बॉर्डर दिखेगी, कभी आपको उभरी हुई बॉर्डर दिखेगी। तो ये कुछ इसमें से एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनका हम यूज़ जनरली नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इन एट्रीब्यूट को आप लिखिए और इनके अलग अलग वैल्यू को रख के देखिए, आपको पता चलेगा कि किस वैल्यू पर क्या आपको नया आउटपुट दिखाई देगा। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग आपको सेल्स के बीच में स्पेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग आपको जो सेल टेबल की सेल जो बॉर्डर है और जो सेल का डेटा है उसके बीच में जो स्पेस होती है वो मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। हाइट, टेबल के हाइट को बताता है इन पिक्सेल फॉर्म। विड्थ क्या करता है, टेबल की विड्थ तो बताता है इन पिक्सेल फॉर्म। अलाइन, आप टेबल के अंदर जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हैं, राइट अलाइन रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप लोग उसको अलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। टेबल, ये टैग है टेबल का। अब जब टेबल अभी स्टार्ट होगी उसके पहले हमने उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफाइन कर दी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए, बॉर्डर उसकी 3 होना चाहिए, रूल्स उसके ऊपर सारे अप्लाई होना चाहिए और वो अलाइन कैसा होना चाहिए, सेंटर, मतलब जो भी डेटा उसमें लिखा जाएगा वो बीचों बीच में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम टेबल टैग का यूज़ कर कर उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज़ करके टेबल का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और स्टाइल हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीडी टैग। टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग टेबल्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये भी आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में आप अगर हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग में पीछे की तरफ क्या है, कलर बदला हुआ है, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर कॉलम के भी कलर को बदल सकते हैं। हम चाहें तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा का भी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ भी बदल सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें टीडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना होगा। बैकग्राउंड क्या करेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर इमेज, एक सेल के अंदर की जो इमेज है उसको बदल देगा। बीजी कलर एक सेल के अंदर के कलर को बदल देगा। रो स्पान क्या करेगा, आपका जो रोज़ का स्पान है सेल के अंदर उसको एक रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको देना पड़ेगी, उस रिस्पेक्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा। वैसे ही कॉल स्पान होता है। फिर विड्थ होती है, विड्थ आप क्या कर सकते हैं, सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में भी, नंबर्स के फॉर्म में भी। फिर अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट होता है जिसमें हम टॉप, मिडिल और बॉटम करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं टीडी के अंदर, ताकि टीडी मतलब जब हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो डेटा को हम लोग हमारे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे जो एग्जांपल दिया है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो एग्जांपल है उसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि हम जब वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का वेब पेज दिखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले HTML कोड यहाँ लिखा है और HTML कोड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सारी कोडिंग दोनों के बीच में आएगी। फिर हेड टैग लिखा है और हेड टैग क्लोज हो रहा है और उसके अंदर आता है टाइटल और यहाँ लिखा है कंप्यूटर वायरस। तो ये कंप्यूटर वायरस जो है ये देखिए आउटपुट में हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर वायरस कहाँ दिखा हुआ है। जो आपको बोला गया था कि टाइटल बार पे दिखाई देगा, तो ये टाइटल बार है इस ब्राउज़र की, तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि हमने इसको लिखा कहाँ पर है, टाइटल टैग के अंदर। अब यहाँ पर हेड आपका क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग, और बॉडी टैग हमने क्या कर दिया, बीजी कलर हमने उसका कर दिया सी ग्रीन टाइप का, मतलब जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सी ग्रीन दिखेगा। टॉप मार्जिन 40 कर दी, लेफ्ट मार्जिन 40 कर दी, मतलब अब जो आउटपुट आएगा उसमें ऊपर से भी जो राइटिंग वर्क है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 पिक्सल के बाद 40 पिक्सल किया हुआ था, और यहाँ से भी 40 पिक्सल, लेफ्ट साइड से भी टॉप मार्जिन भी 40 थी और लेफ्ट मार्जिन भी 40 थी। तो ये जो राइटिंग वर्क आपको दिखेगा ये कहाँ से दिखाई देगा, 40 पिक्सल के बाद से। फिर उसके बाद हमने बेस फ़ॉन्ट का यूज़ किया हुआ है। बेस फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है उसको डिफ़ाइन करता है। फेस हमने कैसा रखा है, एरियल, मतलब यहाँ पर हमें जो फ़ॉन्ट की स्टाइल है वो एरियल दिखाई देगी। फिर हमने एक इमेज को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, क्योंकि इमेज टैग लगा है, उसके इमेज को कॉल करने के लिए हमने उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया सोर्स, और सोर्स जो है photo1.jpg, ये फाइल का नाम है।
इसकी हमने हाइट रखी है 78, हाइट रखी है 46 और अलाइन किया है लेफ्ट। अब आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इमेज कॉल हुई है जो कि लेफ़्ट अलाइन है और इसकी साइज़, विड्थ और हाइट हमने हमारी कोडिंग में डिफ़ाइन कर रखी है। उसी हाइट और विड्थ के हिसाब से वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है। उसके बाद हमने H1 हेडिंग टैग यूज़ किया है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, और हेडिंग टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, ये H1 टैग के कारण इतना बड़ा दिखाई दे रहा है और इतना ही हमने H1 टैग में लिखा है, इसलिए ये हमें H1 टैग के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर हमने पैराग्राफ लिखा है जिसको हमने अलाइन किया हुआ है लेफ्ट, उसमें हमने वायरस को बोल्ड किया हुआ है इसलिए बी लिखा है यहाँ पे, बी टैग स्टार्ट हुआ, बी टैग क्लोज हुआ है। फिर उसके आगे एग्जीक्यूटेबल फाइल वर्ड आ रहा है जिसको हमने इटैलिक किया हुआ है, फिर रेप्लिकेटिंग वर्ड आ रहा है उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। फिर बी आर, मतलब बी आर से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे फाइनली हमारा जो पी टैग है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पी टैग के क्लोज होने का मीनिंग होता है कि यहाँ पर क्या होगा, पैराग्राफ आपका एंड हो जाएगा। फिर H2 है यहाँ पर, वायरस कैन डू, व्हाट वायरस कैन डू, ये सेकंड हेडिंग टैग है, देखिए व्हाट वायरस कैन डू, ये सेकंड हेडिंग टैग है। रेप्लिकेटिंग के नीचे अंडरलाइन आ रही है, वायरस यहाँ पे अपन ने बोल्ड किया हुआ था, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने इटैलिक किया हुआ था और ये सेकंड हेडिंग टैग है तो ये हमें थोड़ा सा बड़े लेटर्स में दिख रहा है, लेकिन जो मेन हेडिंग टैग 1 था उसके कंपेयर में छोटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद पी एक और हमने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट किया है जिसके फ़ॉन्ट साइज हमने 5 रखे, कलर हमने बदल दिया है और वायरस के लिए हमने ऐसा पर्टिकुलर किया है। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पे वायरसेस जो है अलग कलर में दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बड़ा भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने फिर टाइप्स ऑफ वायरस लिखा है, वो हेडिंग टैग 2 में रखा है। HR साइज जो है यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ली है जिसकी विड्थ 6 है और 100% उसकी विड्थ ली हुई है, नो शेड किया हुआ है। फॉन्ट कलर हमने मरून रखा है, बूट सेक्टर वायरस हमने लिया है, ये सब पैराग्राफ के अंदर लिखे हैं। फिर इसमें हमने एक एंकर टैग यूज़ किया है जो http://www.google.com है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली लिंक सेंड कर सकते हैं और हमें सामने क्या दिखाई देगा, गेट मोर ऑन google.com। तो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, इसकी थिकनेस अपन ने वहाँ पे डिफाइन की हुई थी और नीचे येलो कलर में हमने क्या किया हुआ है, एक लिंक दी हुई है और इस लिंक पे जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा वैसे वो गूगल पेज पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो जाता है, उसके बाद फाइनली HTML क्लोज हो जाता है। तो ये एक सिंपल पेज की कोडिंग थी और इस पेज का आउटपुट हमें यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है। तो ये हमने एक वेब पेज डिज़ाइन किया हुआ है, आप भी चाहें तो ये वेब पेज आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आराम से आपका यहाँ पे HTML वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग जावा के फंक्शंस और जावा जो कि आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वापस से फेमिलियर हो जाएंगे क्योंकि जावा वाला पार्ट आपका फिर कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो अपन फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।